और सभी के मार्गदर्शक मंच में उपस्थित है। मैं सादर अनुरोध करूंगा कि जब तक हमारे आईजीपी साहब आ रहे हैं कुछ मार्गदर्शन करने का श्रीमान कष्ट करेंगे। आदरणीय डीआईजी सर। ये नालायक है, मार्गदर्शन नहीं एंजॉयमेंट के लिए कह रहा है कि सर सभी बैठे रहेंगे, आप बात करते रहो इनसे, नहीं तो दीदी तनाव का एक ये भी कारण बन जाएगा। आज इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय बड़ी दीदी, छोटी दीदी और मेरी छोटी बहनें और यहाँ उपस्थित सारे हमारे पुलिस के हमारा परिवार, आज हम लोगों को देखो, कभी कोई दीदी सत्यनारायण बाबा की कथा में हम लोगों को कोई नहीं बुलाता कि बुलाता है कोई अपने धार्मिक अच्छे कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में हम लोगों को नहीं बुलाता। हमको बुलाता ही तब है जब वो परेशान होता है, और हम तो अपनी समस्या ठीक है, हम उसकी समस्या ले लेते हैं, और जब उसकी समस्या ले लेते हैं तो हम अपने आप में अपने को और बोझिल कर लेते हैं। नंबर एक, हमारे साथ ये सी स्थिति रहती है। नंबर दूसरी कंडीशंस, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं, छोटा भाई भी बैठा हुआ है, वो भी कहेगा कि क्या बोल रहे हैं। हमारे यहां अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे विभाग, हमारी नौकरी का आधार है। हम कोई महिला बाल विकास, मछली विभाग, कृषि विभाग वाले तो हैं नहीं। हमारी कमी क्या होती कि जब हम इस अनुशासन के दायरे को जब लांघने लगते हैं, तब हमारे जो कर्मचारी है, उनका वरिष्ठ अधिकारी को वो अपने तनाव का कारण मानने लगता है। मैं सही हूं कि गलत? गलती हम खुद करते हैं। जब हमारा सिपाही गलती करता है, जब उसको मुंशी जी डांटते हैं, तो उसके तनाव का कारण मुंशी जी बन जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि गलती हमने किया, और यही सीरीज ऊपर तक चली जाती है। तो आपको भी समझना जरूरी है, और अभी आईजी साहब नहीं आए इसलिए मुझे अपनी एसीआर बचा के रखनी है। हम अपने तक जिम्मेदारी लेते हैं कि तनाव का कारण हम अपने अधीनस्थों के लिए न बने। हम अपने अधीनस्थों के लिए इस काम के दबाव में, काम के बोझ में भी, उनके तनाव में हम आग में घी डालने का कार्य न करें, ये हमको भी सोचना है। लेकिन इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। हमारे स्तर पे एंड होता है, समाप्त होता है, ठीक है। अनचाहे अनजान में हमारी नीयत ऐसी नहीं थी, फिर भी गलती हो गई, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो एक तो सत्यनारायण बाबा की कथा में बुलाते नहीं, तो वो एक तनाव दीदी। दूसरा तनाव, हम ये हाथी घोड़ा लगा के बैठे हुए हैं। तीसरा तनाव जो हम लोगों की जिंदगी में आता है, यहां जितने बैठे हैं बोलने की हिम्मत इनकी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं। हम परिवार वाले भी हैं, हमारी बीबी बच्चे हैं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां बैठी हैं, इनके हस्बैंड हैं।
वो तो बड़ी कृपा हम लोग पे कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग को तो लात मार के घर से निकाल देना चाहिए कि भाग जाओ घर से, तुम खाली होटल बना के खाना खाने आते हो। सहमत हो? तो तीसरा तनाव हम लोग जब घर जाते हैं तब पाते हैं। आ गए राजा बाबू, कहां कहां घूम आए हैं, यही कमेंट मिलता है ना। हाँ, खाना लगाना है, खाना, अब फिर कहां जाना है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं नौकरी में नया आया था तो सीएसपी जबलपुर था। दिन रात लगभग कोई बहुत बड़ा कांड हो गया था, उसमें फंसा हुआ था। जब घर पहुंचा, नई नई शादी हुई थी, घरवाली ने बोला सब्जी क्या बनना है, नाश्ता क्या करोगे, चाय लोगे कि जूस लोगे। इसके बाद मैं झल्ला गया, मैंने कहा हद करते हो, जो बना वही खा लूंगा। मेरे फादर बैठे थे, सुनते रहे। इतने में तत्कालीन एसपी साहब का फोन आता है मेरे पास। तो मैं बड़े प्यार से जी सर, जी सर, सर अभी जाता हूं सर, अभी 1 घंटे में करके आता हूं। बात आई गई तो फादर मेरे से कहे किसका टेलीफोन था। तो मैंने कहा साहब एसपी साहब का टेलीफोन था। बोले बहुत अच्छा है, अच्छे से बात किया तुमने, आदर से बात किया, लेकिन जिसको चिल्ला रहे थे वो अपने से नहीं आई है, तुम ही गए थे 500 लोगों को लेके उसको लेने, और वो तुमसे पूछ क्या रही है, बस यही पूछ रही है ना कि भाई सब्जी क्या खाओगे, नाश्ता क्या करोगे। एक बार बता दो उनसे जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, जिनसे तुम विभागीय रिश्ता है, उनको तो इतने आदर सम्मान, श्रीमान 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 कहते कहते साला जबान सूख जाती है। अभी हम 5 बार बैठ के आईजी साहब को श्रीमान श्रीमान कहेगी जल्दी आ जाइए। ये भी हमारे एक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। अगला हमारे तनाव का कारण कुछ श्राप लगा है हम लोगों को, खाकी वर्दी वालों को। क्यों? साला जिस दिन बीबी के साथ पिक्चर देखने का प्रोग्राम होता है उसी दिन कहीं कुछ न कुछ घटना हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? जिस दिन खास करके ससुराल में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उस दिन हमारे एसपी साहब इनको छुट्टी नहीं देते कि कल लाइन ऑर्डर है, बिल्कुल नहीं जाना है। और सहयोग से अगर अपने घर जाने के लिए छुट्टी मिल गई कि अपने बुआ की लड़की की शादी में छुट्टी इन्होंने दे दिया, तब तो ये बेचारे मार ही खाएंगे। अक्सर ऐसा होता है। जिस दिन बच्चे का बर्थडे होगा रोज टाइम पे पहुंच जाओगे, लेकिन उस दिन सबसे लेट। अभी हिमालय की बिटिया का बर्थडे था, हमको नहीं पता था, हमने इसको ऑर्डर किया तैयार हो जाओ जबलपुर चलना है हमारे साथ। जी सर, जी सर, तैयार हो गए। हम कहे सुबह निकलना है 7 बजे, फाइल ले लेना। जी सर। जब यहां से चले गए हम लोग, वहां एक अच्छे वातावरण में काम अपना जब हो गया तो अच्छा लगने लगा। फिर लौट रास्ते में मैंने कहा इसको हिमालय भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए बेटा। तो एक ढाबे पर रुके, इसके पास बार बार फोन आए तो उठ के जाए, फिर बात करे, फिर जाए। तो हमने कहा क्या हो गया? तो कहा नहीं सर, कल मेरी बिटिया का बर्थडे है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब हमारे साथ पता नहीं भगवान ने भी कुछ गलत किया है या क्या किया है कि जब भी हमारे शुभ मौके आते हैं, खुशी के दिन आते हैं, तो ये समाज को वो भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे साथ तो हुआ, अगर आप लोगों के साथ हुआ हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हुआ जरूर होगा। तो अब दीदी इतने तनाव
उसके बाद देखिए मैं कैसे स्माइल कर रहा हूं। देखो, एक मैंने वो कहीं शास्त्र में या कहीं पिक्चर में या कहीं सुना कि अतीत का कभी भी शोक नहीं मनाते, जो हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण है। अतीत का कभी शोक नहीं मनाते और भविष्य के लिए कभी चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए वर्तमान में जियो, जो भगवान ने दिया है बहुत दिया है, नहीं दिया है तो भी बहुत दिया है। हमें जीवन एक सम्मान की वर्दी दिया है, एक सम्मान का पद दिया है। देखो, जब हम जितनी उम्मीद करेंगे, जितनी भविष्य के लिए परेशान होंगे कि नहीं ये बंगला हो जाए, वो गाड़ी आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, भगवान मत बनो, इंसान ही बने रहो। हम लोग भगवान बनने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए, किसके लिए कितना कर दिया जाए। मत बनो भगवान। जब मालिक ने जन्म लेते ही एक बच्चे के उदर पूर्ति, पेट भरने के लिए मां के स्तन में दूध दे के भेजता है, तो हम आप तो 30 साल, 40 साल, 50 साल के बच्चे हैं, हमारी भी उदर पूर्ति का काम मालिक ही करेगा। इसलिए अतीत के बारे में सोचना बंद करो और भविष्य की चिंता बंद करो। वर्तमान में रहो, खूब हंसो, खूब एंजॉय करो, मस्त रहो। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डीआईजी सर रीवा रेंज रीवा साकेत पांडे सर, जो सदैव तनाव मुक्त रहते भी हैं और आपके द्वारा दिए गए टिप्स निश्चित तौर पे हम सबके लिए उपयोगी होंगे सर। ऐसा ही मार्गदर्शन आगे भी सतत बनता रहे। हमारे बीच में शीघ्र ही आईजीपी महोदय उपस्थित होंगे सर। इसके बाद हम पुनः निवेदन करेंगे आप सभी से कि तनाव, निश्चित तौर पे जो सूचनाएं बाहर आ रही हैं कि सारा पुलिस स्टाफ तनाव में है और वही क्षण है तनाव दूर करने का। तनाव में होना और तनाव दूर करना एक साथ आज दोनों उपस्थित हैं। यदि हम तनाव में हैं तो तनाव में दूर करने के उपाय हमारे लिए कारगर होंगे तत्काल। यदि हम तनाव में रहेंगे नहीं तो तनाव मुक्ति की कार्यशालाएं हमारे लिए बेमानी साबित हो सकती हैं। बहुत ही सुखद क्षण है जब हमारी दीदी जी, हमारे डीआईजी सर, हमारे एसपी सर, एसपी मऊगंज सर और आपकी पूरी टीम हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों के मन मस्तिष्क में उपजे तनाव को दूर करने के लिए यह सकारात्मक विचार आया है। अन्यथा जैसा मैंने कहा था कि चौथे काल पे हम जीते हैं और चौथा काल होता है कौन सा सर? 3 काल हमने पढ़े थे। क्योंकि तनाव मुक्त की कार्यशाला, इसलिए मैं चाहता हूं सभी लोगों के बीच से आवाज आई थी। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और पुलिस में होता है तत्काल। सभी की बात आई कि सर थाने में बल रहता नहीं है, बल रहता नहीं है और आदेश होता है वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल पहुंचो, तो ये अति तनाव को पैदा करता है। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक रीवा संभाग के आईजीपी महोदय आदरणीय महेंद्र सिंह सिकरवार साहब आ चुके हैं इस परिसर में। शीघ्र ही वो मंच में उपस्थित होंगे। बहुत ही सुखद क्षण है हमारे बीच में। जैसा कि हम आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में बात कर रहे थे, मेरा अनुरोध है श्रीमान आईजीपी महोदय आदरणीय सिकरवार सर हमारे बीच में हैं। सभी लोग करताल ध्वनि से खड़े होकर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं हमारे सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि कृपया मंच में ससम्मान यथास्थिति स्थान लेने का कष्ट करेंगे। हमारे आध्यात्म के माध्यम से तनाव प्रबंधन की कार्यशाला में हम आज की मुख्य अतिथि थी राजयोगिनी दीदी बीके माला जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय परम सम्माननीय निर्मला दीदी जी का भी हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आपकी पूरी टीम राजयोगिनी जी और आपके साथ जो टीम हम साहब का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे पुलिस विभाग के मार्गदर्शक, हमारे मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि दुखों में
कष्ट में, समस्याओं में निवारण के रूप में उपस्थित होने वाले हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह सिकरवार साहब हमारे मंच में हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की श्रीमान से अनुमति चाहता हूं। थैंक यू सर। जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि हमारे मंच में हमारे जो भी गेस्ट होते हैं, हमारे आगंतुक होते हैं, सबसे पहले हम उनका अभिनंदन करने की परंपरा, अभिनंदन पुष्प और माल्यार्पण, इसके बाद फिर आगे मैं स्वागत की इस कड़ी में अनुरोध करूंगा श्रीमान आईजीपी महोदय से कि हमारी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी उषा दीदी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में उपस्थित डीआईजी सर श्रीमान साकेत पांडे साहब से कि राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का सर कष्ट करेंगे। वैसे स्वागत तो आपकी पूरी टीम का है, लेकिन औपचारिक स्वागत की कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह साहब से कि हमारे मंच में उपस्थित श्रीमान आईजीपी महोदय महेंद्र सिंह सिकरवार साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। सर, हमारी औपचारिकताएं हैं, श्रीमान स्वीकार करने का कष्ट करेंगे। ये पूरे सदन की अपेक्षा है। जो दिन रात हमें तनाव से मुक्त करने का प्रयास करते हैं भौतिक रूप से, उनका स्वागत होना अनिवार्य है। श्रीमान डीआईजी सर आदरणीय साकेत पांडे साहब हमारे मंच में गरिमामयी रूप से उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा एसपी मऊगंज रसद ठाकुर मैम से कि कृपया डीआईजी सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच में मंच में उपस्थित हैं आदरणीय एसपी रीवा विवेक सिंह साहब से मैं अनुरोध करूंगा एडिशनल एसपी अनिल सोनकर सर से कि कृपया मंच पर आएं और एसपी सर का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। इसी कड़ी में मैं आदरणीय विवेक लाल सर से अनुरोध करूंगा कि एसपी मऊगंज रसना ठाकुर मैम का कृपया मंच में आकर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। क्या बात। जैसा कि समय की अनुपलब्धता, संक्षिप्तता को देखते हुए हमारे आईजी सर का निर्देश है कि कार्यक्रम को शीघ्र ही आगे बढ़ाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। मैं मंचासीन दीदी जी से, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों आदरणीय आईजी सर से, डीआईजी सर से, एसपी सर से, पूरी टीम से आग्रह करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय अतिथिगण, जूते सर कभी कभी मिस हो जाता है ना सर। तनाव प्रबंधन के विषय में जैसा कि आपको विदित है, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी माउंट आबू से हमारे बीच में हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुशल वक्ता हैं। आपके संबंध में भी जानना जरूरी है। मैं इसी कड़ी में आपके परिचय के संबंध में उद्बोधन के लिए ब्रह्मा कुमारी से ही हमारे वरिष्ठ अतिथि हैं, उनको आग्रह करूंगा। यदि किसी की कोई अपेक्षाएं हों, क्वेरीज हों, उनका भी स्वागत है। एक छोटा सा मेडिटेशन क्लास भी है इसी में 10 मिनट का, सभी लोग उसका भी लाभ उठाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप देवते नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन जहां एक और तनाव को भी दूर करेगा, वहीं हमारी जो दुष्ट बुद्धियां हैं जो हमें सतत परेशान करती हैं, उनका भी शमन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे आईजीपी महोदय बहुत ही संवेदनशील, सदैव पुलिस स्टाफ की भलाई को सोचने वाले हैं। हम सभी लोग आपकी इस सोच के लिए बहुत बहुत आभारी हैं सर। निश्चित तौर पे क्षेत्र में जब काम करते हैं, थानों में काम करते हैं, निश्चित तौर पे भयंकर तनाव होता है। आपने उस तनाव को पहचाना और उस तनाव को दूर करने के लिए समस्याओं को चयनित करना, चिन्हित करना,
तो ठीक है, लेकिन समस्या के निदान में यदि कोई कदम बढ़ाए, निश्चित तौर पे हम उनका वंदन और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जी को यहाँ पे आमंत्रित किया है। समस्त स्टाफ उत्साहित है और उनको सुनने के लिए भी यहाँ पे काफी देर से उपस्थित हैं। वो क्या हैं, कहाँ से हैं, इस संबंध में, उनके संबंध में जानने के लिए मैं आदरणीय राजयोगी प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया पुष्पा दीदी के संबंध में और आज के इस कार्यक्रम के संबंध में हमें संक्षेप में अपने उद्बोधन के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय प्रकाश जी। बहुत बहुत शुक्रिया हितेन जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय राजयोगिनी आदरणीय बीके उषा दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय आईजी रीवा डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार जी, डीआईजी साहब श्री साकेत पांडे जी, एसपी साहब आदरणीय श्री विवेक सिंह जी, मऊगंज एसपी आदरणीय बहन रचना ठाकुर जी, उपस्थित पूरे रीवा संभाग के, रीवा जोन के माननीय पुलिस विभाग के पदाधिकारी और सभी विशिष्ट पुलिस विभाग की माननीय बहनों और भाइयों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे विश्व में आध्यात्म द्वारा मानव जीवन के निर्माण का जो कार्य किया जाता है, वह संपूर्ण विश्व के 140 से ज्यादा देशों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं संचालित हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत 1936 में हुई थी और वर्तमान समय पूरे विश्व में 5000 से ज़्यादा शाखाएं संचालित हैं। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय मानव के अंदर जो सुसुप्त आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनको जागरण करके एक श्रेष्ठ मानव बनाने का कार्य करता है। वैसे भी आप जानते हैं कि समाज में इतना तेजी से गिरावट आती है कि जो पुराने समय में कहावत कही गई थी कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया थोड़ा गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि जो तीसरा वाला हमने कहा, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान है सारे विश्व में जो मानव के अंदर वो संस्कार प्रकट करता है, चरित्र का निर्माण। यदि चरित्र जीवन में है तो मानव जीवन की सुरक्षा विश्व में कहीं भी हो सकती है। उसका निर्माण कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है, इस विषय में आप सबको आज अवगत कराने के लिए परम पूज्य हमारी आदरणीय दीदी माउंट आबू से चल करके आई हैं। ये प्रोग्राम चूंकि 4 महीने पहले फिक्स हो गया था और दीदी जी का प्रोग्राम यहाँ आने का बन गया था। 25 तारीख और 26 तारीख को दीदी का माउंट आबू में जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, ऑल इंडिया मीडिया की कॉन्फ्रेंस है, दीदी का वहाँ भी क्लास था, लेकिन चूंकि रीवा में आ चुके हैं इसलिए दीदी उस क्लास को नहीं अटेंड कर पाए। मैंने दीदी से कहा कि दीदी ये सौभाग्य हमारे विंध्य के महान इन पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए है, इसलिए परमात्मा ने ऐसी योजना बनाई कि आप माउंट आबू में समय न देकर के आपका समय परमात्मा ने यहाँ निमित्त कर दिया था। अब मैं दीदी जी के विषय में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। दीदी जी बेसिकली आपका जो जन्म है अफ्रीका के जाम्बिया में हुआ था और 1974 में आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में वहाँ पर आए और आध्यात्मिक दर्शन और यहाँ के मेडिटेशन से प्रभावित होकर के आपने 1980 में अपने जीवन को विश्व की सेवा में समर्पित किया और वर्तमान समय दीदी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में सेवाएं देती हैं। पिछले 3 महीने से लगातार दीदी विश्व के भ्रमण पर थी। अभी इसी महीने की 12 तारीख को दीदी माउंट आबू में आई हैं और तब से लगातार 1 महीने में लगभग 20 दिन से ज़्यादा आपका पूरे विश्व में भ्रमण चलता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि लगभग 25 सालों से दीदी को निमंत्रण देते आए हैं और अभी वो मौका समय हम लोगों को मिला है कि दीदी जी ने हमारे रीवा के लिए ऐसा अमूल्य समय निकाल करके दिया। हम दीदी जी के
स्वागत में, सम्मान में तालियों से जोरदार स्वागत करते हैं। दीदी जी का जो संबोधन है, मुख्य टॉपिक इस पर रहता है। दीदी जी एक वरिष्ठ राजयोग मेडिटेशन शिक्षिका हैं, स्व प्रबंधन प्रशिक्षिका हैं, आध्यात्मिक सलाहकार हैं, पूरे विश्व की ब्रह्मा कुमारी बहनों की प्रेरक वक्ता हैं। 2 पुस्तकें आपकी पूरे विश्व में प्रकाशित हो चुकी हैं अब तक। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है, और एक बहुत प्रसिद्ध बुक है आध्यात्म की ओर हिंदी, वो भी आपकी प्रकाशित हो चुकी है। 2 अन्य पुस्तकें अभी प्रकाशित होने वाली हैं। भारतीय टीवी चैनलों और वेब चैनलों में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में दीदी जानी जाती हैं। उनके करोड़ों यूट्यूब में लाखों जो व्यूअर्स हैं देखे जाते हैं। परमपिता परमात्मा के वरदान प्राप्त करके विश्व की सभी आत्माओं को सार्थक और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में आपका विश्व एक महान वक्ता के रूप में नाम उल्लेखित है। दीदी जी ने 1990 और 1992 के बीच में मुंबई और हैदराबाद के बीच जो हमारे केंद्र है वहां पर आपने सेवाएं दी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा युवा वर्ष 1985 में भारत एकता युवा पदयात्रा में आपने मुंबई से दिल्ली पैदल मार्च करते हुए हजारों गांवों में, कस्बों में आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश पहुंचाने का कार्य किया। आध्यात्मिक सेवा के क्षेत्र में आपने उच्च रैंकिंग अधिकारियों, प्रबंधन कर्मचारियों के लिए स्वप्रबंधन नेतृत्व पाठ्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित किया गया, जिसमें आपने कारपोरेट क्षेत्र, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संघों, सामाजिक संगठनों, प्रबंधन संघों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। 2012 में भारत सरकार के भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा हॉल ऑफ फेम जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आपको विभूषित किया गया। थाईलैंड सरकार के द्वारा आपको नैतिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया, और साथ ही साथ एक शांति पदक से आपको वहां पर सम्मानित किया गया। सितंबर 2019 में लॉस एंजलिस अमेरिका में आध्यात्मिक कल्याण के राजदूत के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया, और फिलीपींस की राजकुमारी के द्वारा दीदी जी को द ग्लोबल ऑर्डर ऑफ डिग्निटीज सम्मानित किया गया, और भारतवर्ष के विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के द्वारा विद्या वाचस्पति के रूप में भागलपुर बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि सम्मानित किया गया। बीके उषा दीदी जी की वाक्पटुता और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए उनके सरल और स्पष्ट दृष्टिकोण ने उन्हें राज्यों पर व्याख्यान और टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने की प्रेरित किया है। उनके व्याख्यान भारत और विदेशों में विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। और अंत में दीदी जी ने भारत के महान महावाक्यों रामायण और श्रीमद् भागवत गीता पर एक नवीन शोध किया है और उसकी अनूठी प्रस्तुतियों का निर्माण किया है। यह प्रस्तुतियां भारत और विदेशों में इसके आध्यात्मिक महत्व और आध्यात्मिक जीवन शैली में व्यवहारिक अनुप्रयोग से संबंधित दिखाई गई है, जिसने पूरी तरह से अलग नजरिए से लोगों को आकर्षित किया है और इसके महत्व को एहसास कराया है। उनके द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, सेमिनारों और टीवी व्याख्यानों के सैकड़ों पेशेवर युवाओं और यहां तक बच्चों को भी प्रेरणा दी है। इससे आध्यात्म, ध्यान और जीने के तरीके के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देने में मदद मिली है। खास बात, उनके मार्गदर्शन ने लोगों को मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता, व्यसनों और अन्य कई मानसिक मुद्दों पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित किया है। दीदी जी हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में धारा प्रवाह हैं। उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों पर महत्व देते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेकों सम्मेलनों और सेमिनारों को भाग लिया है। ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी दुनिया भर के कई लोगों के लिए दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं और आज विंध्य क्षेत्र के शंभुनाथ शुक्ल सभागार में रीवा जोन के सभी सम्माननीय पुलिस अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच दीदी जी का दिव्य वरदानी बोल हम सभी सुनेंगे। थैंक यू आदरणीय प्रकाश जी। हमने आपको सुना, दीदी जी के बारे में जाना। दीदी जी को सुनने से पहले मैं आइए विचार ही तनाव पैदा करते हैं और विचार ही तनाव से हमको मुक्ति भी दिलाते हैं। ये विचार आया कहां से आखिर कि हमको तनाव है और उस तनाव को हम मुक्त करें?
हमारे बीच में मंच में उपस्थित हमारे आईजी साहब आदरणीय महेंद्र सिंह सिकरवार साहब तनाव दूर करने के संबंध में जो कार्यशाला आयोजित की है उसकी उपयोगिता और महत्व के संबंध में अवगत कराएंगे। क्या क्या नाम है इनके नाम? ओम शांति। राजयोगिनी आदरणीय उषा दीदी जो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं उनका शब्दों के माध्यम से स्वागत करता हूँ। राजयोगिनी श्री निर्मला जी दीदी वो भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मंचासीन हमारे डीआईजी श्री साकेत पांडे जी और एसपी रीवा श्री विवेक सिंह जी, श्रीमती रसना ठाकुर एसपी मऊगंज, और समक्ष में विराजित सभी मेरे पुलिस के साथी, सभी पुलिस अधिकारीगण। सबसे पहले तो ये सबसे पहले कैप जिसने लगा रखी है वो कैप निकाल ले, थोड़ा तनाव कम करो। पहले सिर पे से थोड़ा तनाव कम करो। दरअसल मुझे ब्रह्म कुमारी में जो विश्वविद्यालय है उनसे संबंधित यहाँ पर जो शाखा है वहाँ जाने का भी अवसर मिला है, और मैं काफ़ी दिनों से इनके जो ये हैं उनके प्रबंधक और यहाँ पर जो मुकेश भाई जी हैं, रघुवीर भाई जी हैं, ये सब लोगों के संपर्क में हूँ। वो काफ़ी बहुत सक्रियता से जो है काम करते हैं, और पिछले दिनों जब नशा मुक्ति को लेकर और एक गोष्ठी उन्होंने आयोजित की थी, उस समय मैं वहाँ गया था। तभी ये बात हुई कि आदरणीय उषा दीदी जी जब यहाँ आएंगी तो आप सब लोगों को एक बार यहाँ पर संबोधित करेंगी। तो अब विषय क्या होगा, इस विषय में भी बात हुई, तो मुझे लगा कि अध्यात्म से तनाव प्रबंधन जो चीज है वो निश्चित रूप से, क्योंकि जब समाज में बहुत ज्यादा तनाव हो जाए तब तनाव को अध्यात्म के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि आपको शायद पुरातन कालीन समय का किसी को ज्ञात होगा कि पहले जब अध्यात्म जब समाज में बहुत ज्यादा था तब लोगों को इतना तनाव नहीं होता था, लेकिन अभी प्रतियोगिता आपस में इतनी ज्यादा हो गई, उसके अलावा प्रेशर्स बहुत हैं, समाज का प्रेशर है बहुत ज्यादा। पुलिस तो जब पुलिस अफसर कोई भी हो, किसी भी रैंक का अफसर हो, फ्रॉम कांस्टेबल टू डीजीपी, सभी लोग जब सुबह घर से निकलते हैं तब से लेके जब तक घर वापस आते हैं तब वो कहीं ना कहीं अपने खुद तो तनाव लेते ही हैं और कहीं ना कहीं तनाव देते भी हैं। तो वो देते ऐसे हैं कि वो अगर लेट आए हैं तो घर वालों को टेंशन हो जाता है, कोई बहुत 2-3 दिन अगर नहीं आने को मिले तो वो एक टेंशन हो गया कि पति क्या हो गया है। जहां जा रहे हैं सेना और पुलिस में अगर कोई मुझे बोले कि मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे कोई कहे तो निश्चित रूप से हमारा काम सेना से कहीं कमतर नहीं है, क्योंकि वहां आपको ये पता होता है कि आपको क्या करना है, आपका दुश्मन कौन है। यहां पता ही नहीं है कौन है, तो यहां हमें पहले छांटना पड़ता है कि ये दुश्मन है और ये दोस्त है। तो दूसरा, समाज में अभी जिस तरह से चीजें बढ़ी हैं और मीडिया और बहुत पारदर्शिता हो गई है सभी तरफ से, हर आदमी जो है वो आजकल कैमरा लेके लोग चल रहे हैं और समाज की ऐसी डिमांड है, अब उसका एक अपना बात है। लेकिन हम लोग यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी
कि हम अपने तय अपने खुद के उसके आधार पर हमको खुद के कारण तनाव ना हो, जॉब के कारण भी नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि एक शेर है, वो याद रखना जिंदगी में, अगर जिसको भी याद रह पाए बस वो याद रख लेना तो बहुत सारी चीजें ठीक रहती। एक तो ये है कि अब पुलिस की नौकरी में आ गए हो तो इसका मजा लो। जब भी आपने काम का मजा लोगे, काम से प्यार करोगे, कभी तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी बात, मुझे भी बहुत तनाव होता है, ऐसा नहीं है, मुझे भी देखा है, मैं भी टेंशन में जल्दी आता हूं, बस बहुत शॉर्ट होता है। तो वो हम एक मुझे किसी ने कहा तो मैं आपको बता रहा हूं, जो शेर है कि जिंदगी का सफर यूं आसान किया हमने, जिंदगी का सफर यूं आसान किया हमने, कुछ हमको माफ कर गए, कुछ को माफ किया हमने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे हमारे परम सम्माननीय आईजीपी महोदय, हमारे मार्गदर्शक सर ने कहा कि मैं इरिटेट जल्दी होता हूं, ये भी तनाव का ही एक लक्षण है। लेकिन हम सब फील करते हैं कि हम अपने बच्चों को सिर्फ इरिटेट नहीं होते, मारते भी हैं। सभी लोग मारते होंगे, मारते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे भी तनाव होता है। हम अपनी पारिवारिक लाइफ में भी तनाव में ही रहते हैं। लेकिन मेरा सर से निवेदन है कि जो जिससे जितना प्यार करेगा, प्रेम करेगा, स्नेह करेगा, जो जिसका जितना केयर करेगा, जिसके प्रति जितना संवेदनशील होगा, उसी के ऊपर इरिटेट भी होगा, उसी को डांटेगा भी और उसे सुधारने के लिए यहां तक कि मार भी देगा। हम आपके इस गुण की सराहना करते हैं और स्वागत भी करते हैं सर। तनाव चूंकि पुलिस विभाग का एक सबसे निगेटिव पॉइंट है और जो आता ही है, उसी के लिए हमारे आईजीपी सर ने, हमारे एसपी सर ने, डीआईजी सर ने और हमारी पुलिस टीम ने तय किया कि हम कैसे तनाव को कम करें, तनाव के हमारे कारण क्या है, कैसे कम कर सकते हैं। इसी कड़ी में, उस कड़ी में हमारे बीच में आईजी सर ने आमंत्रित किया है ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी को। मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया हमारे साथी गणों को अपने वक्तव्यों के माध्यम से कृपया अभिभूत करने का कष्ट करें। जी जी दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज बहुत सुंदर ये अवसर है कि आप सबसे मिलने का एक सुअवसर मिला है। हमारे सन्मुख स्टेज पर बैठे हुए हमारे सम्माननीय आईजी साहब, डीआईजी साहब, हमारे विशेष निर्मला दीदी जी तथा एसपी डीएसपी साहब भी यहाँ बैठे हैं, तथा आप सभी सभा में उपस्थित विशेष पुलिस अधिकारी भाइयों बहनों। रीवा में मुझे 25 साल पहले आने का मौका मिला था और तब से लेकर बहन जी कई बार इनविटेशन देते रहे, परंतु आज ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। हमारे डीआईजी सर ने और आईजी सर ने भी पुलिस विभाग के तनाव के कारण का वर्णन किया कि क्यों तनाव होता है। लेकिन अगर ये सारे तनाव को देखा जाए तो तनाव का कारण कहीं ना कहीं बाहर से आता हुआ दिखाया कि बाहर से आता है और आप स्वयं तनाव में आ जाते हैं। मुझे जब यहां आई तो कहा गया कि तनाव प्रबंधन विषय पर बोलना है, लेकिन साथ साथ में बीच बीच में एक शब्द और भी सुनती रही, तनाव मुक्त होना है। अब प्रबंधन चाहिए या मुक्त होना चाहते हैं?
क्या चाहते हैं? प्रबंधन चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं? दोनों चाहते हैं। हाँ, क्योंकि प्रबंधन का मतलब यह है कि तनाव आएगा और आता ही रहेगा। थोड़े समय के लिए मुक्त होना चाहते हैं, और तनाव मुक्त माना सदा के लिए मुक्त हो जाना। कई बार ये एक गलतफहमी होती है कि सदा के लिए मुक्त होना असंभव है। क्या समझते हैं, तनाव मुक्त होना संभव है या नहीं है? जो कहते हैं नहीं है, जरा हाथ तो खड़ा करें। नहीं है, तनाव से मुक्त होना संभव नहीं है। बहनों को मुक्त हो सकते हैं। पॉजिटिव है कि मुक्त हो सकते हैं। क्यों नहीं मुक्त? आज जीवन के अंदर सदा रोगी कौन रहना चाहता है? कोई चाहता है? अरे एक सर्दी जुकाम बुखार आता है तो भी मुक्त हो जाना चाहते, तुरंत हम डॉक्टर के पास जाकर के गोली लेकर के भाई उससे जल्दी मुक्त हो जाए। तो तनाव के साथ जीना ये क्यों चाहते हैं? क्या आप समझते तनाव आता रहेगा, हम उसके शिकार होते रहेंगे और मुक्त कभी हो ही नहीं सकते हैं? ऐसी इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति उसका शिकार हो जाता है, उससे कमजोर हो जाता है, तब वो समझता है इससे मुक्त होना असंभव है। जिस तरह कोई व्यसन से कमजोर हो गया तो नेचुरल है उसको अगर कहा जाए ये व्यसन से मुक्त हो जाओ तो उसके लिए असंभव है। आप क्या समझते हैं? आप सभी कमजोर हो? कमजोर हो पुलिस डिपार्टमेंट वाले भाई, क्या कहेंगे? नहीं, मुक्त हो सकते हैं और ऐसी विधि है, इसीलिए मैं कह रही हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास ये विधि है कि आप सभी कमजोर नहीं हैं और तनाव से मुक्त होना ये संभव है। हाँ, ये नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आप स्वयं को अगर सशक्त कर लो, अंदर से मजबूत कर लो, शक्तिशाली कर लो, एम्पावर्ड कर लो, तो तनाव की कोई भी बात अगर आई भी तो आएगी और चली जाएगी, आपको तनाव नहीं दे सकती है वो। लेकिन उसके लिए अपने आप को सशक्त करना आवश्यक है, एम्पावर्ड करना आवश्यक है। किससे एम्पावर्ड करना है? वर्तमान समय की जो जीवन शैली है, ये जीवन शैली कैसी है? मैं कहूंगी एक समुद्री यात्रा की तरह है। जिस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार जब समुद्री यात्रा पर निकला था, उसके पास कोई मैप्स नहीं थे और वो चल पड़ा एक अनजान टेरिटरीज को ढूंढने के लिए। कोई मैप्स नहीं है और पहली बार समुद्री यात्रा थी उसकी। उसको यह भी पता नहीं था कि समुद्री तूफान किस तरह से आता है, न उसके पास कोई तैयारी थी उन तूफानों का सामना करने की। उसको यह भी पता नहीं था कि समुद्र के भीतर चलने वाले अंडर करंट कितने पावरफुल होते हैं, और अगर उस अंडर करंट में उसका जहाज फंस जाए तो कैसे निकल सकता है, यह भी कोई समझ नहीं थी। उसको यह भी नहीं पता था कि समुद्र में विचरण करने वाले जो जीव है कितने भयानक हो सकते हैं। बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, शार्क्स, और वो अगर अटैक कर दे उसके जहाज पर तो कैसे उसमें उसका बचाव होगा। लेकिन वो चल पड़ा। एक ही चीज उसके पास थी और वो था एक कंपास।
जो उसको दिशा बताता रहा किस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। और इस कंपास के सहारे वो कुछ हद तक सफल हो गया। वर्तमान समय की जीवन शैली भी कुछ ऐसी ही है। हम भी एक ऐसे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो अनसर्टन फ्यूचर है, और उस फ्यूचर के लिए हमारे पास भी कोई डेफिनेट मैप्स नहीं है। एंड वी हैव स्टार्टेड आउट। हमें यह भी नहीं पता है कि आने वाले समय में किस प्रकार के तूफान हमारे सामने आ सकते, किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आ सकती है। न ही शायद उसके लिए कोई तैयारी है। थोड़ा बहुत आभास होता है और उस हिसाब से तैयारी करते हैं, लेकिन कभी कभी उस आभास से भी बहुत बड़ा तूफान हो सकता है। हमें यह भी पता नहीं होता है कि आने वाले समय में जो जीव के साथ हमें एनकाउंटर करना होगा वो भी किस प्रकार का होगा, कितना पावरफुल हो सकता है, और उसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है। हमें यह भी नहीं पता है कि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार के अंडर करंट होते हैं, जिसको पहचानना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। वो ज्यादा नुकसान करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे पास कंपास भी नहीं है। सो वी आर एट द मर्सी ऑफ ऐसे अनिश्चित भविष्य की ओर चल पड़े हैं, विदाउट एनी कंपास, विदाउट knowing the future times. So we are totally at the mercy of, क्या कहेंगे, हाँ, we are totally at the mercy of God. आज के दुनिया में इतने भगवान हो गए हैं, कौन से भगवान पर रिलाई करना चाहिए ये भी मालूम नहीं है। So we are totally at the mercy of crisis. आज का इंसान क्राइसिस ड्रिवन ज्यादा है, इसलिए तनाव में आता है। वो क्राइसिस उसके जीवन के अंदर की जो सारी शक्ति है उसको क्षीण कर देती है, इसलिए तनाव क्रिएट होता है। जैसे बताया गया, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है। एक बाहर का प्रेशर होता है, एक भीतर का प्रेशर होता है, कुछ पास्ट बातों को लेकर के इंसान बीच में है, चारों ओर से प्रेशर है। एक पास्ट का प्रेशर होता है, कुछ पास्ट की ऐसी बातें हैं अनसुलझी जो भी एक प्रेशर डालती है। एक प्रेशर फ्यूचर का होता है, क्या होगा उसका भय सताता है। और वर्तमान में दो प्रेशर होते हैं, एक एक्सटर्नल प्रेशर जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, और एक इंटरनल प्रेशर, अपने ही विचारों का प्रेशर। तो इंसान बीच में है, चारों ओर से प्रेशराइज्ड है, और ऐसे प्रेशर में कितना कोप अप कर पाते हैं उन प्रेशरों के साथ। अगर नहीं कोप अप कर पाता है तो नेचुरल है स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल अधिक हो जाता है। इसलिए कहा कैसे अनिश्चित भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास कोई डेफिनेट मैप्स नहीं है उसके लिए, जो हम पूर्व तैयारियां अपनी उस हिसाब से कर ले। और दिनों दिन जैसे कहा, स्पर्धा इतनी बढ़ती जा रही है, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, और उस कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा इंटरैक्शन हमारा रहेगा, वन साइडेड न रहे कि आप सुनते रहो हम सुनाते रहे। हम आपका पार्टिसिपेशन भी चाहते हैं। ये तनाव निकाल दीजिए कि आपके बड़े बैठे हैं। तो
स्पर्धा में, कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? पीसफुल माइंड चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन चाहिए। और क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और कुछ? बहनों को ही चाहिए, भाइयों को कुछ नहीं चाहिए? अच्छा, धैर्यता होनी चाहिए। एक कहानी सुनाती हूं मैं आपको, उससे शायद आपको पता चले कि उस समय क्या चाहिए। एक बार दो व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहे थे। एक इंडियन था, एक अमेरिकन था। चलते चलते उस जंगल में उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। तो जो इंडियन था उसने क्या किया, अपने जंगल बूट्स उतार दिए, रनिंग शूज पहन लिया। ये देख करके वो अमेरिकन उसको पूछता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ बाय पुटिंग ऑन दिस रनिंग शूज? आर यू गोइंग टू रन फास्टर देन द लायन? तो वो इंडियन कहता है, आई डोंट थिंक सो कि मैं शेर से आगे दौड़ सकूं, लेकिन तेरे से तो आगे दौड़ सकता हूं। शेर तो उसका शिकार करेगा जो पीछे रह जाएगा। कंपटीशन में जीतने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनीबडी? हाँ, आत्मविश्वास चाहिए। क्या अमेरिकन के पास आत्मविश्वास नहीं था? हाँ, दूसरे से बेहतर बनाने का प्रयास। और मैम एक रणनीति बनानी पड़ेगी। एक रणनीति बनानी पड़ेगी। भाई जंगल में जा रहे हैं तो क्या रणनीति बनाएंगे? अचानक है ना, अचानक शेर आ गया। प्रेजेंस ऑफ माइंड्स भी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स। देखो ऐसा है, अमेरिकन के पास आत्मविश्वास भी होता है, साधन भी होते, सब कुछ होता है। इंडियन के पास एक ऑर्डिनरी टेनिस शूज था, लेकिन फिर भी वो जीत गया। समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। मैं समझती हूं आपके सामने भी जो चुनौती आती है और उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होती है तो उस चुनौती को पार नहीं कर पाते हैं, टेंशन ज्यादा हो जाते हैं। तो कोई भी चुनौती को पार करना है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड को बनाए रखना। अमेरिकन्स के पास बहुत अच्छे जूते होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के शूज होते हैं, लेकिन उसने सोचा जंगल में उसका क्या काम, लेके ही नहीं आया, शिकार हो गया। और एक इंडियन एक ऑर्डिनरी टेनिस शूज पहन करके भी उससे आगे निकल गया। ठीक इसी तरह परिस्थिति आएगी, चुनौती आएगी, बातें आएगी, लेकिन अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा तो हर चुनौती को पार करने की आपके अंदर शक्ति होगी, हिम्मत होगी और आप सहजता से उसको पार कर सकते हैं। ऑर्डिनरी साधन होंगे, उससे भी आप पार हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत लेटेस्ट चीजें हो तभी आप पार कर सकेंगे, नहीं, ऑर्डिनरी चीजों से भी आप पार हो सकते हैं। दूसरी बात कि आज जो चारों ओर से प्रेशर्स आ रहे हैं उसमें एक परिवार से हमेशा बच के रहना, पुलिस डिपार्टमेंट एक परिवार से बच के रहना, क्योंकि ये परिवार के अंदर यूनिटी इतनी है, वो जहां जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। और हो सकता है कि आप लोगों में अगर इतनी यूनिटी नहीं होगी तो ये परिवार हावी हो जाएगा। ये परिवार कौन है? सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग, शी इज ऑलवेज फर्स्ट टू एंटर एनी प्लेस। कहां भी सबसे पहले अगर आती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग। बट शी इज नेवर अलोन, उसका साथी हमेशा उसके साथ होता है और उसका साथी है मिस्टर डाउट। मिस्टर डाउट, इन दोनों में बहुत अच्छी यूनिटी है।
और जहां ये दोनों होते हैं वहां उसके 4 क्रिएशन साथ में ही चलते हैं। पहला नंबर है मास्टर जेलसी, दूसरा नंबर है मास्टर हेट्रेड, तीसरा नंबर है मास्टर एनिमोसिटी, गुस्सा, चौथा नंबर है, कोई आइडिया? कोई आइडिया चौथा नंबर कौन है? चौथा नंबर है, भारत का नेशनल गेम कौन सा है वर्तमान समय में जो हर जगह खेला जाता है, हर डिपार्टमेंट में खेला जाता है? लेग पुलिंग, मास्टर लेग पुलिंग। ये 4 उसके बच्चे हैं। और ये छोटा वाला जो है ना, जब ये पूरा आ जाता है तो फिर एक दूसरे की टांग खींचना चालू करता है। और टांग खींचना जैसे ही आरंभ होता है तो ये पूरा परिवार हावी हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टर डाउट, मास्टर जेलसी, हेट्रेड, एनिमोसिटी एंड लेग पुलिंग। मास्टर झाल, झाल, ये पूरा परिवार में बहुत अच्छी यूनिटी है। एक एक्सरसाइज करें आप लोगों के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है, करेंगे? अच्छा, आपके पास कोई पीस ऑफ पेपर तो नहीं होगा, है? नहीं है? अच्छा, मोबाइल तो है। मोबाइल में एक नोट का पेज खोल दीजिए। अगर पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका कार्ड होगा तो भी चलेगा। छोटा सा पेपर चाहिए, छोटा सा पेपर चाहिए। और नहीं हो तो मोबाइल में, और मोबाइल भी अगर नहीं हो, वो तो होना ही चाहिए हर एक के पास, अगर नहीं हो तो आप अपने मन के स्क्रीन के ऊपर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, सबने निकाल लिया? ओके, अब ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लकीर खींचिए। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लकीर खींचिए सीधी। खींच लिया सभी ने? खींच लिया? ओके, नाउ अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड्स। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। लिख दिया? Write the first and the last letter of your first name at each ends. Okay? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। लिख दिया सभी ने? ओके? अच्छा, कितनों ने पहला अक्षर यहां, आखिरी अक्षर यहां, 2 अक्षर लिखे? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। ओके, कितनों ने पहला और आखिरी यहां लिखा, पहला और आखिरी यहां लिखा? 4 लिखा। 3 लोगों ने, 4 लोगों ने। हमने क्या कहा था? तो आपने कितने लिखे? नहीं, हमने पूरा नाम लिखने के लिए तो बोला ही नहीं था। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखने के लिए बोला। तो कितना लिखना चाहिए, 2 या 4? तो कितनों ने 2 लिखा? कितनों ने 2 लिखा? ओके, कितनों ने 4 लिखा? 3-4 ने। ओके, हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? अपने पहले नाम का, हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में भी बोला,
ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, राइट? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर क्या करो, दोनों तरफ लिखो। पहला और आखिरी अक्षर, क्या कहा था हमने? दोनों तरफ लिखो। पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिख। कितना लिखना चाहिए? 4 लिखना चाहिए। अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? मैंने तो समझा था, मैं जब कह रही हूं कि एक एक्सरसाइज मिसअंडरस्टैंडिंग पर करते हैं, आप अलर्ट हो गए होंगे। अब देखा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है। एक ही वाक्य है, 3-4 बार रिपीट किया गया हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। फिर भी अगर 80% यहां मिस्टेक कर सकते हैं, कारण क्या? कौन सा तनाव था जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? कोई तनाव नहीं था यहां तो। फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई? हाँ, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था। मेरा कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं था, आपको समझ में नहीं आ, आप मेरे को पूछते थे, सिस्टर 1 लिखना है या 2 लिखना है? आपने पूछा नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको पूछना चाहिए। मैं समझती हूं आपकी ट्रेनिंग में यही बताया जाता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अगर मेजॉरिटी यहां गलती कर सकता है, अब यहां तो कोई तनाव नहीं था, फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आई? हाँ, डिजाइन ही ऐसा था, उस प्रश्न का डिजाइन ही ऐसा था हाँ। कि अपन को यही समझना था। देखो, कई वाक्य ऐसा होता है, मैं मानती हूं कि जिसके 2 मतलब निकलते हैं, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस था जिसका एक ही मतलब निकलता है। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। सिंपल। मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी आप सभी ने मिसअंडरस्टैंड कर दिया। अब पहला नंबर ये तो आ गई। अब मिस्टर डाउट जरूर आता होगा, आप लोगों के मन में भी आता है, कि मेरे मन में तो आता है कि मैं आधा घंटे से जो बोल रही हूं, अगर एक सिंपल सेंटेंस मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आधा घंटा से बोला हुआ कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा? डाउट आएगा ना? अच्छा, आपको भी डाउट आ रहा होगा कि हम सभी पढ़े लिखे हैं और ये गलती कैसे हुई, हमसे ये गलती कैसे हुई? जरूर कोई ट्रिक होगी, बहन जी की कोई ट्रिक होगी। डाउट आ रहा है? डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, और इसको खींचा जाए तो जेलसी भी आएगी, हेट्रेड भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, और टांग खींचना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे? हाँ, अब नहीं करेंगे, पहले करते थे। अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम कहां थी? आपके तरफ थी या मेरे तरफ थी? वेयर इज द प्रॉब्लम? ऑन योर साइड और माई साइड? हाँ, आर यू श्योर? आर यू श्योर? क्योंकि अगर मेजॉरिटी मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन मी ऑल्सो। मुझे जिम्मेवारी उठानी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कोई आपको डायरेक्शन दिया और मेजॉरिटी ने मिसअंडरस्टैंडिंग किया, तो प्रॉब्लम इज समवेयर विथ मी ऑल्सो। जैसे कहा, कम्युनिकेशन कहीं गैप है, राइट? कहां गैप है? क्योंकि अगर यही एक्सरसाइज करा के अगर हम एक ब्रेक ले लेते और आधा घंटे के बाद आकर मैं आपको पूछती कि सो हैव यू डन द एक्सरसाइज, 2-2 अक्षर लिख लिए, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी दोनों तरफ,
आप क्या कहते? नहीं सिस्टर, आपने एक एक ही लिखने के लिए कहा था। मैं कितना भी कहूं कि आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड व्हाट आई वांटेड, मेरा कम्युनिकेशन गैप नहीं है। आप कहेंगे मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी विंस। तो ये प्रॉब्लम कहां था, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। जब मैं बोल रही, क्योंकि अगर सुना होता तो सही किया होता, लेकिन जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? नहीं, कागज तो निकाल लिया था। मैंने पूछा पहले, सबने निकाल लिया, अब शुरू करूं, है ना? जब मैं बोल रही थी तो आप सुन नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आप मुझे देख रहे थे, आप मेरी ओर देख रहे थे। और मैं क्या कर रही थी? वर्बल लैंग्वेज में मेरा कम्युनिकेशन परफेक्ट था। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड, आई वाज सो स्पेसिफिक। लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कम्युनिकेट कर रही थी। और वो क्या कह रही थी? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। आपने इसको देखा और इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग आई। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जहां आपका कार्य क्षेत्र है, कभी कभी डायरेक्शन देने वाला, आपको सूचना देने वाला परफेक्ट दे रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कम्युनिकेट कर रही है, और उस बॉडी लैंग्वेज को देख करके आप मैसेज को अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न करते हैं, वहां ये मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आएगी। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग यहां तो बहुत सहज था एडमिट करना कि हमारे तरफ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप एडमिट नहीं करते हैं। यही कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप उनके तरफ से था, हम बराबर थे। वी आर नेवर रेडी टू एडमिट कि हाँ हमारी गलती हो गई। हम हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि उनका प्रॉब्लम था, उन्होंने बराबर सूचना नहीं दी, उन्होंने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए इतना टेंशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, आप सब अनुभवी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तनाव क्यों आता है? क्योंकि हमारी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। मेंटल एनर्जी जहां ड्रेन हो गई तो वहां से तनाव क्रिएट होता है। जिस तरह से मानो थोड़ा सा हवामान चेंज हो, तो हवामान चेंज होते हुए जिसकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति, फिजिकल इम्यूनिटी अगर कम है, तो उसको वो प्रभावित करती है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर डॉक्टर से पूछा कि हमें ये सर्दी जुकाम बुखार क्यों हुआ, डॉक्टर कहेगा वायरल है, कुछ नहीं है, सबको हो रहा है। लेकिन हमें क्यों हुआ? घर में 5 मेंबर है और किसी को नहीं हुआ, हमें क्यों हुआ? तो डॉक्टर साहब यही कहेंगे आपकी फिजिकल इम्यूनिटी क्षीण है, इसीलिए ये वायरस ने आपको अटैक किया, इसीलिए आपको सर्दी जुकाम बुखार हुआ। उसके लिए वो 2 दवाई देता है, एक एंटीबायोटिक और एक मल्टीविटामिन, ताकि ज्यादा कमजोरी न आए और आप उसके साथ फाइट कर सको, उस वायरस के साथ फाइट कर सको। इसलिए प्रैक्टिकल कोविड के समय हमने क्या देखा? एक्चुअल कोविड से कम मरे। किससे मरे? डर। जो डर गया सो मर गया, यही कहा जाता है। तो एक्चुअल कोविड से कम मरे, लेकिन जो उनकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी थी, वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्षीण हो गई। तो इतना डर लगा कि पता नहीं मुझे ना हो जाए, ना हो जाए, अपने ही विचारों से उसका शिकार बन गए। ठीक इसी तरह जब फिजिकल इम्यूनिटी डाउन है तो एक्सटर्नल वायरस अटैक करते उसके शिकार होते हैं। ठीक इसी तरह जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी डाउन होती है तो हर छोटी बड़ी बात मन को प्रभावित करती है और मन टेंशन में आना ही है।
अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो जिस तरह फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहली है प्रॉपर नरिशमेंट, ठीक से खाना खाना, दूसरा है रेस्ट और तीसरा है एक्सरसाइज। 3 चीजें हैं तो शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह हमें अपनी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति को अगर बढ़ाना है सदा के लिए तनाव मुक्त होने के लिए, तो मन को कौन सा भोजन दे रहे हो यह देखना होगा, क्योंकि मन रिएक्ट कर रहा है। छोटी छोटी बातों में मन टेंशन में आता है, छोटी छोटी बातों में अंदर से गुस्सा आता है, इरिटेशन आता है। छोटी छोटी बातों में बहुत सुंदर भाई ने कहा कि भाई वो तनाव फिर घर वालों पर निकलता है, बच्चों को मारते हैं, हम अधिक प्यार करते हैं इसलिए। ऐसा नहीं है, अधिक प्यार करते उसको मारना जरूरी नहीं होता है, नहीं तो वो बच्चा आपसे क्या सीखेगा, क्या सीखेगा। एक छोटा बच्चा जब होता है तूफान मचाता, बच्चे का स्वभाव है तूफान मचाना, लेकिन मां ने अगर उसको बेलन दिखाया, देख अभी तूफान करेगा ना, मारूंगा मारूंगी, ये कहा, मारा नहीं। लेकिन वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसकी छोटी बहन तूफान करती है, वो बेलन लेकर आकर के मारता है। तो ये संस्कार किसने डाला, किसने डाला? प्यार है इसलिए संस्कार हुए? नहीं, आपका प्यार था, आपने खाली दिखाया उसको, लेकिन उसका प्यार नहीं था। और इसलिए आज इतने क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। संस्कार कौन दे रहा है? घर में से मिल रहा है। दूसरा, आज हम अपने माइंड को फीडिंग क्या कर रहे हैं, कौन सा नरिशमेंट दे रहे हैं? आज हर कोई को देखो मोबाइल पर लगा है, मोबाइल में कहां जाता है, कौन सी साइट पर जाता है, क्या देखता है, कौन सी रील्स देखता है, पता है? पता है? और वो छोटा सा बच्चा जो अभी ना समझ है, लेकिन वो जब हिंसक रील्स को देखता है तो उसके दिमाग में क्या जा रहा है? नरिशमेंट कौन सा है? इसलिए हेल्दी नरिशमेंट बहुत जरूरी है, तभी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो रही है। और जब सकारात्मक ऊर्जा ड्रेन हो जाती है तो नकारात्मक कमजोर होना और नकारात्मकता के तरफ मुड़ना स्वाभाविक है। वही आप लोगों को टेंशन देते हैं, वही देते हैं ना। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने माइंड को रोज पॉजिटिव नरिशमेंट दे, अच्छे विचार दे। लेकिन आजकल हर कोई मैसेज फॉर द डे व्हाट्सएप करता है, आप लोगों के पास भी आता होगा। लेकिन जब भी आप मैसेज पढ़ते हैं उसके बाद क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? ये मैसेज जो है ना फलाने के लिए बहुत अच्छा है, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। मेरे लिए जरूरी है ये नहीं, दूसरों को जरूरी है, उसको जरूरी है, उसको जरूरी है, उसको फॉरवर्ड कर दिया, वो देखता है, वो किसी और को दे देता है। 10 जनों से घूमते घूमते आपके पास ही फिर से आता है। लेकिन अगर उसके ऊपर चिंतन किया जाए, पॉजिटिव, थोड़ा उसको हजम किया जाए पॉजिटिवली, तो शायद वही आपकी शक्ति बन जाएगी। मानसिक रूप से व्यक्ति सशक्त हो जाएगा। दूसरा, मन को रेस्ट भी जरूरी है। फिजिकल रेस्ट तो दे देते हैं, लेकिन मन को कभी रिलैक्स किया, माइंड को भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। और तीसरा है एक्सरसाइज। मन के लिए एक्सरसाइज कौन सी है? कि जो आपने सुना उसको प्रैक्टिकल जीवन में एक्सरसाइज करने का प्रयत्न करो, तो शायद वो आपकी ताकत बनती जाएगी। और जितना ये ताकत बनती जाएगी, आप मानसिक रूप से सशक्त होंगे, आध्यात्मिक रूप से सशक्त होंगे। तो कितनी बड़े से बड़ी बात भी आ जाए, आपके अंदर तनाव क्रिएट नहीं कर सकती। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बनी रहेगी, और प्रेजेंस ऑफ माइंड से हर बात को हैंडल करने के लिए आप सक्षम होंगे।
तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वैसे माउंट आबू में हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है, जो खास पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी और जो है उनके लिए, तीनों विंग्स के लिए ये कार्य करती है। और समय प्रति समय सारे भारत भर से लोग आते हैं ये ट्रेनिंग करने के लिए। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स वो चुनते हैं और रखते हैं जो आपके लिए उपयोगी होते हैं। आप लोगों को पता चला नहीं चला मुझे पता नहीं है, लेकिन 26 तारीख से हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग शुरू हो रही है और उसमें काफ़ी पुलिस वाले सारे भारत भर से आते हैं और सीआरपीएफ वाले भी और दूसरे भी, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी वाले भी आते हैं। 2 ट्रेनिंग चलती है, एक सीनियर्स के लिए अलग चलती है, एक जूनियर्स के लिए अलग चलती है। और 3 दिन के अंदर काफ़ी कुछ उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे एक्सरसाइजेस कराते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के प्रैक्टिकल उदाहरण के द्वारा वर्कशॉप्स कराते हैं जिसमें उनको प्राप्ति होती है। तो इस बार तो मैं नहीं समझती हूँ 26 तारीख को ही शुरू हो रही है तो आप में से कोई पहुंच सकेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब होगा तो हमारे प्रकाश भाई है जो आपको इन्फॉर्म करेंगे और यहाँ से भी आप किसी को अगर डेप्यूट करना चाहो तो कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। जैसा कि आपने कहा, गलतफहमी, संशय, गुस्सा और ईर्ष्या, ये चारों कारण हैं तनाव के। हम सब सहमत हैं। आपने जो तनाव प्रबंधन के बारे में हमें बताया, हम निश्चित तौर पर उसका अपने जीवन में पालन करेंगे और तनाव प्रबंधन का प्रयास करेंगे। आज के इसी तनाव प्रबंधन की कार्यशाला में, आगे की कड़ी में, हम हमारे बीच में उपस्थित राजयोगिनी निर्मला दीदी जी से सादर अनुरोध करेंगे कि मेडिटेशन के संबंध में जो आपकी कार्यशाला है, कृपया उसको आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। सभी लोग मेडिटेशन के लिए भौतिक रूप से तैयार हो जाएं। सबसे पहले अपने मोबाइल को साइलेंस कर लेंगे। हम सभी बहुत बहुत उषा दीदी जी का सम्मान करते हैं। आपने हम सब की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए और हमें इतने सुंदर ढंग से, देखिए दीदी जी ने जो एक बात बताई कि हमारा सशक्त होना बहुत आवश्यक है। अभी वो सशक्त बनने के लिए वो पावर लाएंगे कहाँ से? तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई बात मुश्किल होती है और कोई रास्ता दिखता नहीं है तो हमें ऊपर वाले की तरफ नजर जाती है कि मैं तो राइट हूँ, आप जानते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो एक अंदर से राहत आती है कि ऊपर वाला तो देख रहा है और वो तो न्यायकारी है। तो मैं आप सभी को आज उस ऊपर वाले से कनेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा कनेक्शन उससे टूटा हुआ है। मानते जरूर हैं, कहते जरूर हैं, तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक मेरे हो। सखा भी है, स्वामी भी है, सब कुछ है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम उससे नहीं मिलते। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो आपका पिता आपसे मिलने के लिए तैयार है। बस आपको मिलने के लिए थोड़ा सा इस जगत से मुझे एकदम रिलैक्स होना है
मुक्त होना है कि न मैं कहीं किसका हूं, न मेरा कोई, मैं एक परम सत्ता की संतान हूं, ज्योति बिंदु आत्मा हूं, जो इस शरीर को चलाने वाली है। तो चलते हैं हम अपने परम प्यारे परम पिता परमात्मा की तरफ। वो हमारा पिता हमारे मिलन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो कहा गया है कि ऊपर वाला जाने, तो हमारा ध्यान यहां से हटते हुए अभी ऊपर की ओर चलते हैं। सूर्य चांद आसमान से ऊपर हम पहुंच रहे हैं। देख रहे हैं कि आसमान से ऊपर एक ज्योति बिंदु में आत्मा अपने पिता परमात्मा से जो मुझे चाहिए वो मुझे देने के लिए तैयार है। तो मैं पहुंच रही हूं पिता के पास। पिता शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं। मैं आत्मा पिता के सन्मुख एक ज्योति बिंदु प्रकाश में, और उस परमात्मा पिता के नजदीक वो भी ज्योति बिंदु है, और उस परमात्मा से जो प्यार बरस रहा है, वो शक्तियां किरणों के रूप से मुझ आत्मा के ऊपर भरपूर ऐसा अनुभव हो रहा है कि परमात्मा सारी शक्तियां देने के लिए मेरे सामने उपस्थित हैं। क्योंकि परमात्मा मुझे सशक्त बनाने के लिए, मुझे अपना जैसा पावरफुल बनाने के लिए मेरे सामने उपस्थित हैं। मैं और मेरा पिता मेरे अंदर वो शक्तियां समाती जा रही हैं। परमात्मा विश्व का मालिक है। मुझे भी अपना जैसा सशक्त बना रहे हैं। परमात्मा सबको देता है, मुझे भी ऐसा देने वाले बना रहे हैं। मैं आत्मा आज परमात्मा से मिलकर धन्य हो गई। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब मुझे शक्तियों का खजाने का मालिक मिल गया है। अब मुझे सदा अपने आप को भरपूर आनंद, प्रेम, शक्ति सबसे भरपूर होती जा रही है। और मैं आत्मा फिर से इस कर्म क्षेत्र पर, इस शरीर में विराजमान होकर इन कर्मेंद्रियों से कार्य करना है।
इसी प्रकार मुझे अधिक से अधिक समय निकालकर और परमात्मा के सानिध्य में जाकर शक्तियां प्राप्त कर और सारे विश्व को देना है। ऐसा करते हुए हम खुद भी सशक्त बनेंगे और सभी को सशक्त बनाएंगे। तनाव को अलविदा, सदा के लिए हम विदाई देते हैं और जो भी बात आए परमात्मा को सौंप दिया और हम निश्चिंत हो गए। इसी स्टेज को सदा हमें बनाए रखना है और जब भी कोई बात आए फिर परमात्मा के पास ऊपर पहुंच जाइए। जैसे यहाँ बैठे, अगर आप जहाँ जाना चाहें, जिसको आप देखना चाहें देख लेते हैं। आपकी ऑफिस कहाँ है उसको भी आप देख रहे हैं, आपका घर कहाँ है उसको भी आप देख रहे हैं। इसी प्रकार हम अपने असली घर हमारा है परमात्मा पिता जहाँ पर है वहाँ हमें पहुँच जाना है और सर्व तनावों से मुक्त होना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शांति के क्षण में आपने हमको पहुंचाया, सादर आभार। हमारा कार्यक्रम लगभग अपनी परिपक्वता पर है। आदरणीय प्रकाश जी ने जैसा भी हमको अवगत कराया है, सम्माननीय पूजनीय दीदी जी के द्वारा रचित अध्यात्म की ओर एक पुस्तक के प्रति आप भेंट करना चाह रही हैं। हम स्वागत करते हैं, अनुरोध करते हैं परम सम्माननीय आईजीपी सर से, डीआईजी सर से, एसपी सर से, पुष्पा दीदी जी के माध्यम से कृपया पुस्तक ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। नहीं हिमालय मैडम। इसी तरह आदरणीय प्रकाश जी ने कुछ स्टिकर्स भी उपलब्ध कराने के लिए रखे हुए हैं। अनुरोध है कि हमारे अतिथियों को कृपया पट्टिकाएं प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय डीआईजी सर से अनुरोध है कि कृपया ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय एसपी रीवा सर से अनुरोध है कि कृपया ग्रहण करने का कष्ट करें सर। आदरणीय एसपी मऊगंज से अनुरोध है कि कृपया स्टिकर प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। बीके जी ओके। अनुरोध है कि हमारे अतिथिगण कृपया ससम्मान यथास्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे सर। कार्यक्रम हमारा आज का पूर्ण हुआ है। हम डीएसपी हेडक्वार्टर आदरणीय हिमाली मैडम जी से अनुरोध करेंगे कि कृपया आज के कार्यक्रम में आभार प्रस्तुति करने का कष्ट करें। आभार के पूर्व जैसे कि अतिथियों के सम्मान की भी परंपरा रही है, पुलिस विभाग की तरफ से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से शॉल श्रीफल पुष्पा दीदी जी को भेंट करने का हम लोग आपसे अनुमति चाहते हैं। मैम, आदरणीय आईजीपी महोदय से अनुरोध है कि पुष्पा दीदी को शाल और श्रीफल भेंट करने का कष्ट करें सर। उषा दीदी, हाँ ये बताइए, एक ही है कि और चार दीदी? कौन कौन? उषा दीदी जी के साथ साथ हम चाहते हैं कि आपकी टीम जो हमें इस मार्ग में तनाव मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए अपना समय दिए हैं, हम अनुरोध करेंगे निर्मला दीदी जी से कि कृपया
आईजी सर, डीआईजी सर, कृपया निर्मला दीदी जी को भी शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। पुनः अनुरोध है आदरणीय अतिथियों से, अनु दीदी जी को भी शाल और श्रीफल भेंट करने का कष्ट करेंगे। कृपया अनु दीदी जी आगे आए। और कौन दीदी जी? सम्माननीय अर्चना दीदी जी हमारे बीच में हैं। आपसे भी अनुरोध है कि कृपया अतिथियों से शाल और श्रीफल ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। जैसा कि समस्त रीवा जोन, रीवा संभाग की पुलिस को विदित है कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में श्रीमान आईजीपी महोदय द्वारा और उनके द्वारा नियुक्त टीम के द्वारा बहुत ही श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। सर की परिकल्पना के अनुसार हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रकाश जी हमारे यहाँ उपस्थित हमारे सहभागियों को, हमारे भाइयों को, सभी को नशा मुक्ति के संबंध में संकल्प दिलाने का कष्ट करेंगे। सादर। पूरा ओम शांति। आज के दिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। आप सबके पुण्य प्रकट हुए हैं तब ये कार्यक्रम संभव हुआ है। आइए, समाज का जो एक सबसे बड़ा चुनौती है, सभी का दुश्मन है नशा, आइए हम सभी मिलकर के भारत को स्वर्ग बनाने के लिए स्वयं को नशा मुक्त करते हुए पूरे देश को, पूरे विश्व को नशा मुक्त बनाने का संकल्प करेंगे। सभी से मेरा निवेदन है कि अपने दाएं हाथ को आप आगे कर लीजिए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आज के दिन हम शपथ लेते हैं कि नशा मुक्त भारत बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। हम जानते हैं कि नशा मानवता के लिए दुश्मन है। हम अपने आसपास सभी को नशा मुक्त होने की प्रेरणा देंगे। हम शपथ लेते हैं कि कभी किसी भी प्रकार के दबाव में आकर नशे का सेवन नहीं करूंगा और किसी को भी नशा करने नहीं दूंगा। नशा मुक्त भारत बनाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रकाश जी। आपके इस संकल्प को हम निरर्थक नहीं जाने देंगे। मैं सम्मान्य सभी लोग कृपया शांति से 1 मिनट के लिए तनाव मुक्त होकर बैठ जाएं। पुनः मैं डीएसपी हेडक्वार्टर सम्माननीय हिमालय मैडम से अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करने का कष्ट करेंगे। रीवा जोन पुलिस परिवार की ओर से आयोजित इस अध्यात्म द्वारा तनाव प्रबंधन कार्यक्रम में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय रीवा की टीम के द्वारा आदरणीय दीदी जी, उषा दीदी जी के द्वारा तनाव प्रबंधन और तनाव से मुक्त रहने के लिए जो हमें बातें बतलाई गई हैं वो निश्चित ही हमारे लिए उपयोगी साबित होंगी। और ये ज़रूरी है कि इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी उतनी आवश्यक है जितनी हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। तो हम पूरे रीवा जोन पुलिस परिवार की ओर से आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि इस आपने जो बातें बतलाई हैं उनको हम अमल में लाएंगे और निश्चित ही ये हमारे लिए उपयोगी साबित होंगी। मैं आदरणीय आईजी सर, डीआईजी सर, आदरणीय दीदी जी, उनकी पूरी टीम, एसपी सर, एसपी मैम और समस्त पुलिस परिवार की ओर से पूरे जोन से हमारे उपस्थित कर्मचारियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं सम्माननीय आईजी साहब से कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहता हूं। थैंक यू सर। आप सभी लोग अभी सदन में बैठे रहेंगे।
सम्माननीय अतिथिगण मंच से जाने के बाद अनुशासित तरीके से हम सब लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।